तो नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री कल्याण चौबे जी से, और हम जानेंगे भारतीय फुटबॉल में क्या चल रहा है। बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं और फैंस के मन में काफ़ी नेगेटिविटी भी आ रही है, पॉजिटिविटी भी आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हम कंफर्म करेंगे स्वयं कल्याण जी से। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक हो, थैंक यू। एंड सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पहली बार मतलब इतना ओपनली आए हैं सामने और बात कर रहे हैं, ये बहुत मतलब हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो फैंस हैं वो यंग फैंस हैं मोस्टली, तो उनको ये नहीं पता कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट का वर्क क्या है। तो मैं वो जानना चाहूँगा कि एक प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। देखिए, एक तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आज की तारीख में देश में 50 करोड़ से अधिक व्यक्ति जो है 35 साल उम्र के नीचे है, और डेफिनेटली आज की तारीख में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपसे बात करने की। दूसरा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट या तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के काम होता है कि उसकी जो नीति है, उस नीति पॉलिसी मेकिंग करना और पॉलिसी को रूपांतर करना, कि इम्प्लीमेंट करना, ये मूल रूप से प्रेसिडेंट का काम होता है। दूसरा, मान लीजिए कहीं ऐसा होता कि टीम इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए विदेश जा रहे हैं, या विदेश की कोई टीम भारत में आ रहे हैं, उनके कभी वीज़ा या दूसरे कागज ये रुक जाए, सरकार के साथ संपर्क करके उसकी समाधान करना। कहीं ऐसा होता है कि सरकारी बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी संस्थाएं जो फुटबॉल के साथ जुड़ना चाहती है, उनके साथ कोलैबोरेट करना, जो मूल रूप से पॉलिसी मेकिंग है। डे टू डे काम सेक्रेटेरिएट की तरफ से होता है, क्योंकि हर संस्था में ऐसे ही अभ्यास है। तो जो डायरेक्टली आप पर बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ने ये नहीं किया, तो वो गलत है मतलब फैंस के लिए? नहीं, गलत नहीं है। फैंस की जितनी ज्ञान होगी और उनकी जितनी समझ होगी उस हिसाब से ही बात करेंगे। और दूसरा ये है कि कोई भी संस्था की हेड का ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी आता है, एक स्वाभाविक है। जैसा कि मान लीजिए हम कभी देश में किसी प्रांत में यदि रेल दुर्घटना हो, और रेल दुर्घटना के बाद आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यदि आप वास्तव से देखें, क्या रेल मंत्री हो सकता है कि उस दुर्घटना में रेल मंत्री का सीधा योगदान नहीं रहा? किसी लाइनमैन का हो सकता है, किसी सिग्नल डिपार्टमेंट का हो सकता है, ड्राइवर का हो सकता है। लेकिन ये स्वाभाविक है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए फेडरेशन में यदि कुछ सही हो, गलत हो, उसकी क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर आते हैं। और जैसे आपकी कमेटी जब फॉर्म हुई थी, तो कुछ महीनों बाद ही आपने एक विज़न लेके आए थे, विज़न 2047। तो कई फैंस को समझ में नहीं आया कि विज़न 2047 ही क्यों? नहीं, उस पर अभी देखिए आप, उसमें 4-4 साल के अंतराल है। आप हो सकता कि उस विजन के नाम तो 2047 रखा गया है। एक कारण तो ये है 2047 हमारे लिए 100 साल पूरा होगा आज़ादी की। एक 25 साल की रूपरेखा है जब से विजन लिया गया, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हर 4 साल की अंतराल है। उस 4 साल के अंतराल यदि आप देखते हैं तो इसको आप 4-4 साल के विजन भी समझ सकते हैं। और विजन में सबसे पहले एक बात लिखी गई है गुड गवर्नेंस को लेकर जी। और आज एक ऐसा नैरेटिव है कि स्टेट अफेयर्स को लेकर है कि स्टेट अफेयर्स जो है वो इस पॉलिसी को सही से नहीं करती कि गुड गवर्नेंस को लेकर कि काम सही से नहीं होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, ये सारे स्टेट अफेयर्स फॉलो करेंगे आगे आने वाले वर्षों में? करना तो चाहिए। देखिए,
आप ये सभी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, आप किसी गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आप यदि कहते हैं कि फलाना स्टेट एसोसिएशन ने गवर्नेंस सही रूप से नहीं कर पा रही है, आप फेडरेशन होने के नाते उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना उचित होगा, लेकिन आप जा कर के उनके काम नहीं कर सकते। वो फिर उनके गवर्निंग बॉडी में आपका हस्तक्षेप रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा, वैसे आप नहीं कर सकते। और एक मेजर एक चीज़ आती है कि जब हम फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, इसको काफ़ी नकारा गया है शुरू से कि इसमें काम नहीं हुआ। अब आज भी देखें यूपी में लीग नहीं है वहाँ पर, तो इन स्टेट्स में जब वहाँ पर स्टेट लीग उस तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो फैंस को ऐसा लगता है कि डायरेक्टली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्यों नहीं इंटरफेयर करता है? नहीं, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने कहा, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है। यदि आप सोचो देश कैसा चल रही है, देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। मान लीजिए किसी स्टेट में किसी चीफ मिनिस्टर अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के वो करे? ऐसा नहीं कर सकता। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, आप नहीं कर सकते वैसा। आप सुझाव दे सकते हो और मान लीजिए आप रूपरेखा बना सकते हो, आप उनको कह सकते हो कि आपको ये करने की प्रयास करना होगा। और भारतीय फुटबॉल को बढ़ने से रुक रहे हैं, इस पे एक बहुत मेजर मैं समझता हूँ एज फ्रॉड है शुरू से ही। और हाल ही में एक प्लेयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बैन भी किया, जो कि बहुत बड़ा कदम था। तो इसको लेकर ऐसी किस तरह की पॉलिसीज लाई जा सकती है जिससे ये कम्प्लीटली खत्म हो जाए? देखिए, आपने देखा कि हमने इस बार बहुत सख्त तरीके से इस पर निर्णय लिया कि कोई भी एज फ्रॉड को हम इनकरेज नहीं करेंगे और हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि आप जब एज फ्रॉड करते हो वो सीधा सीनियर नेशनल टीम पर इफेक्ट करती है। आप देखे होंगे कि भारत के बहुत सारे टीम विदेश में जा करके आप टूर्नामेंट जीत के आती है, यूरोप में विशेषकर, जो कि एमेचर टूर्नामेंट होता है। वो इसलिए कर पाती है क्योंकि 1.5-2 साल बड़े लड़के कई समय उसमें खेलते हैं, हमेशा खेलते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा खेला जाता है। तो जब अंडर एज में आप एज चोरी करते हो और फिर वहाँ कोई एक नॉट सो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जीतते हो, और ये बच्चे जब एक्चुअल एज पे जाकर खेलते हैं वो नहीं खेल पाते, सीधा सीनियर नेशनल टीम को या देश की नेशनल टीम को इस पे अहित होता है, नुकसान होता है। इसलिए TW3 जो हमारे एक साइंटिफिक टेस्ट है, वो टेस्ट हमने मैंडेटरी करा कि सभी टीम को ये करना पड़ेगा। CRS और CMS में इसकी रजिस्ट्रेशन होगा, और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक खिलाड़ी यदि 13, 14 या 15 साल उम्र में एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो पूरा जीवन भर वो रजिस्टर्ड रहता है, फिर वो चोरी नहीं कर पाएगा। और ओवरनाइट ये नहीं बदला जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमने शुरू किया है और इस साल से एज फ्रॉड को और सख्ती से देखा जाएगा। पहले हमारे पास एक टीम हुआ करती थी, इंडियन एरोस, तो अभी भी आज भी कई लोग इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव देखते हैं कि उसी इंडियन एरोस की वजह से जो आज हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है उसमें कई मेजर प्लेयर्स जो हैं वहीं से आए हैं। तो उसको बंद कर दिया गया था अभी कुछ साल पहले। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो कदम गलत था या सही था? मतलब मैं इसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना। नहीं, देखिए, हर निर्णय के पक्ष में कुछ लोग रहेंगे, कुछ विपक्ष में रहेंगे। एक बात तो अच्छा है कि आप भी मानेंगे शायद कि हमने फीफा के साथ फीफा AIFF टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत हमने फीफा एकेडमी भारत में शुरू करने की प्रयास कर रहे हैं, और इंडियन एरोस जिस तरह से चलती थी उसी तरह से ये एकेडमी भी चलेगी, जिसकी पहला एकेडमी भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है, जिसकी अभी भी सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही है। मेरा आशा है कि फीफा के सहयोग से और टेक्निकल सपोर्ट से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कई और एकेडमी भारत के दूसरे शहरों में भी कर पाएगी। तो जहां इस प्लेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां से बहुत सारे खिलाड़ी आ पाएंगे। और पहले भी हमारे यहाँ पर AIFF की एकेडमीज हुआ करती थी, तो वो AIFF की एकेडमीज और ये जो फीफा AIFF एकेडमी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, एकेडमी हमारे देश में 100 से अधिक है आज की तारीख में। एकेडमी तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसमें ट्रेनर अच्छा हो, कोचेस अच्छी हो। हमारा देश में यदि फुटबॉल में कहीं कमियां रह गई है, मैं समझता हूं कि एजुकेटेड कोचेस की कमियां रह गई है। इस बात को आप क्यों मेरे साथ सहमत होंगे?
आप देखेंगे कोई भी क्लब फुटबॉल में अधिक से अधिक फॉरेन कोचेस लाते हैं क्लब ओनर्स। हम नेशनल टीम में भी फॉरेन कोचेस लाते हैं। तो इसके मतलब ये है कि शायद हमारे देश में जो कोचेस है उनकी एजुकेशन में या योग्यता में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर के साथ काफ़ी अंतर है। तो जितने सारे एकेडमी है, मुझे लगता है कि एकेडमी तो अच्छी है, रहने की सुविधा है, खेलने की मैदान है, जिम, स्विमिंग पूल है, लेकिन शायद कोचेस या ट्रेनिंग मेथड बराबर नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। या तो कहीं किसी स्थान पर हो सकता है एक आधा फॉरेन कोच हो भी है। मैंने इस बार क्या जोर दिया है, मैंने ये कोशिश करा कि फीफा के जो टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसकी हेड आर्सेन वेंगर है, आप जानते हैं कि आर्सेन वेंगर विश्व में फुटबॉल के यूथ डेवलपमेंट में एक नंबर व्यक्ति है। यदि उनका प्लानिंग, उनकी मेथड, उनकी ट्रेनिंग भारत के खिलाड़ियों को मिले, मैं समझता हूँ वो सबसे लाभदायक होगा। इस कारण से इस एकेडमी में हमने मैदान, जिम्नाशियम, स्विमिंग पूल से भी बढ़कर हमने कोच पर ध्यान दिया ताकि हमें फीफा का ट्रेनिंग मिले। हमें अच्छा कोच तभी एक अच्छा एकेडमी या अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, जैसा कि अच्छा हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर के द्वारा, अच्छे कॉलेज अच्छे प्रोफेसर के द्वारा चल सकती है। इसलिए हमारा इस बार की फोकस जो है कोचेस अच्छे बने। और ना अभी हाल ही में जो 15 बच्चों को स्काउट किया गया था, तो उसमें 38 बच्चों को कोच ने बोला कि ये उस लेवल के नहीं है। तो इस पर प्रश्न कुछ इस तरह से खड़े हुए थे कि जब आपने फीफा कोच लिया था तो स्काउट्स फिर आपने उस लेवल के क्यों नहीं लिए जो इतने बच्चे अच्छे स्काउट कर पाते हैं। और एक और दूसरा ये था कि उसकी स्काउटिंग जो सिस्टम था कि नेशनल से बच्चे लेके आएंगे और मेजर जो टैलेंट्स है वो यूथ लीग्स में खेलते हैं। तो ये ऐसा क्यों सोचा गया था कि नेशनल से आने, क्योंकि इस अभी जो स्काउटिंग हो रही है वो यूथ लीग से हो रही है, तो पहले ही वो क्यों नहीं की गई? देखिए क्या है, जब आप किसी अंडर 13 की स्क्वाड चुनते हो, ऐसा मानना या समझना गलत होगा कि पहला दिन जो मान लेते हैं हम 30 बच्चों की स्क्वाड है, पहला दिन आप जो 30 बच्चों को सिलेक्ट करा अंडर 13 के, वही लगातार 5 या 6 वर्षों के बाद जब एडल्ट बनेंगे यही 30 रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या होगा, कुछ बच्चे फिजिकल ग्रोथ कम होगी, कुछ बच्चे की मेंटल विल पावर कम होगा, कुछ बच्चे की टेक्निकल एबिलिटी की जो डेवलपमेंट वो कम रहेगा। तो इनको हमेशा क्या ना क्या बाहर से चेंज करना होगा। तो ये यूथ या ग्रास रूट की जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो पूल है, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी क्या देखा गया है, जैसे कि आपने स्काउट की बात पूछा, फीफा की जो टीम आई हुई थी उन्होंने पहले हमारे देश में 6 स्काउट तैयार किया। एक स्काउटिंग करने के लिए आपकी दृष्टि किस तरह होना चाहिए, तो पहले 6 स्काउट को बनाया गया। फिर 6 स्काउट को बना करके उन 6 स्काउट को बोला गया कि भाई आप दूसरे स्थान पर जाकर के दूसरे प्रदेशों में भी स्काउट को थोड़ा ट्रेनिंग देना। फिर ऐसा हो कि हर गेम जहां भी खेला जाता है कहीं ना कहीं स्काउट वहां पे मौजूद रहे। कमल कीचड़ में खिलता है, आपको ये पता नहीं है कि एक नेशनल चैंपियनशिप आप कर देते हैं और वहीं से आपको 30 बच्चे मिले, और कहीं गांव में कोई टूर्नामेंट हो रहा है वहां से कोई बच्चा नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है भारत जैसा देश, 140 करोड़ आबादी वाले देश में। तो मैं समझूंगा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस राउंड द ईयर होगा। इस पे 2 लाभ है। एक तो क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कभी क्लोज नहीं है। मान लीजिए किसी 30 बच्चे आज सिलेक्ट हो गया, मतलब वो डोर क्लोज हो गया, 31वां बच्चा अब आ ही नहीं सकता वहां। दूसरा क्या है कि 30 बच्चे समझ लिया भाई हम आ गया, अब 5 साल के लिए मेरा पक्का है, मैं कुछ भी कर लूं यहां से निकलूंगा नहीं। तो जब ये लगेगा कि आप कभी भी कहीं भी बदले जा सकते, तो अंदर के बच्चों के मन में भी एक कंपटीशन रहेगा और बाहर के बच्चों के मन में भी एक आशा रहेगी कि हम यदि अच्छा खेलते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। इस कारण से हमने कई सारे फीडर एकेडमी का भी तलाश रहे हैं। आज की तारीख में मान लीजिए बहुत सारे एग्जिस्टिंग एकेडमी हैं, क्यों ना हम उस सारे एकेडमी के साथ एआईएफएफ कोलैबोरेट करें और फीफा की टीम एआईएफएफ एकेडमी को जो टेक्निकल मेथड या तो गाइडेंस दे रही है, उसी गाइडेंस हम एग्जिस्टिंग एकेडमी के पास भी शेयर करें, ताकि देश में एक फुटबॉल फिलोसफी बने। आज की तारीख में आपका नेशनल टीम किस तरह से खेलती है, आपने ब्राजील का कोच ला लिया तो ब्राजीलियन स्टाइल में खेलते हैं, अपने इंग्लैंड के कोच ला लिए तो इंग्लैंड के स्टाइल में खेलते हैं, अपने किसी अन्य देश से कोच लाए तो उस स्टाइल से खेलते हैं।
और ये कोच जब आते हैं, मान लीजिए 3 साल के एक टेन्योर में आते हैं, उनको पहला 6 महीना भारत को समझने में लग जाता है। भारत के हर प्रांत किस तरह है, उनकी भाषा कैसी है, उनकी वेदर कैसा है, फूड हैबिट कैसा है, उनके बच्चों की मेंटलिटी कैसा है, वो समझने में 6 महीना चला जाता है। रहता आपके 2.5 साल, फिर तय होता आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा। और तब अचानक सारे लोग समझने लगते हैं कि ये कोच जो कह रहे हैं हमें उसी फिलोसफी को फॉलो करना है। क्यों ना भारत अपना एक फिलोसफी को डेवलप करे और कोई कोच आए तो बोले कि भारत का जो फिजिकल स्टेज आपकी जो एबिलिटी है, मान लीजिए इंग्लैंड का स्टाइल है किक एंड रन फुटबॉल और उनके सारे जो है 6 फीट प्लस हाइट है, बॉडी वेट 90 kg 85 kg है, और भारत के भारतीय खिलाड़ियों का एज है हाइट है एवरेज मान लीजिए 5 फीट 7 इंचेस 5 फीट 9 इंचेस और एवरेज बॉडी वेट है 65 to 75 kg। तो क्या भारत के लिए किक एंड रन इंग्लिश फुटबॉल सूटेबल होगा? तो क्या लेकिन भारत फुटबॉल नहीं खेलेगा तो भारत क्या दूसरे देश भारत के जैसा बॉडी वेट और हाइट कौन है? तो हम देख सकते हैं कि स्पेन के खिलाड़ी जो है लगभग भारत की तरह बॉडी वेट और हाइट है और जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा रिजल्ट रहा 2008, 2010, 2012। तो क्या हम स्पेनिश फिलोसफी को फॉलो करके भारत का फिलोसफी बना सकते हैं? क्या अर्जेंटीना, ब्राजील सभी लंबे खिलाड़ी हैं? मेसी के बॉडी वेट हाइट कितने हैं? तो क्या भारत अपना किसी लेवल से क्या फिलोसफी डेवलप करे? तो मैं समझता हूँ कि पहले ये तय करना चाहिए हमारे जितने एकेडमी है, भले EIFF का डायरेक्ट एकेडमी हो या भारत में कोई प्राइवेट एकेडमी हो या सरकारी साई हो, क्या सभी के कोचिंग मेथड हम एक जैसा ला सकते हैं ताकि हर बच्चा हर एकेडमी में सेम फिलोसफी का फुटबॉल सीखता है और जब ग्रेजुअली वो अपने नेशनल टीम में आता है उनको पता है कि हमारा फुटबॉल का स्टाइल है ये। तो मैं समझता हूँ उस पर पहले ध्यान देना चाहिए, तो शायद उससे एक बड़ा पूल बन सकता है और उस पूल के अंदर से कोई भी खिलाड़ी कभी भी अंदर या बाहर हो सकता है। हाल ही में हमने एक चीज देखी कि सारे टूर्नामेंट्स इस बार हुए, इस सीजन में यूथ हुए, वुमेन्स के हुए, और उसमें लेकिन एक छोटी सी कमी ये देखी गई है कि फिक्सचर्स को लेके या टूर्नामेंट की टाइमिंग को लेकर कि बच्चों ने आई लीग क्लब्स कोचेस ने भी ये जो यूथ लीग में खेल रहे थे उन्होंने ये कंप्लेंट करी थी कि हमारे जो बच्चों के मैच हैं जून में मई में क्यों कराए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अंडर 17 यूथ लीग की बात करें दिसंबर में उनका ग्रुप स्टेज हो गया था एंड फाइनल राउंड को मई में कराया गया। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनको और बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो क्या है कि हमने आकर के कई सारे नई टूर्नामेंट शुरू किया और उसकी बजट भी बढ़ाया, उसकी सुविधाएं भी बढ़ाई, लेकिन हमारा जो बजट है वो सीमित है, एक फिक्स है, आप जानते हैं, और हमारा सारा राइट्स जो है एक एग्रीमेंट के तहत FSDL के साथ रहा। हमने संतोष ट्रॉफी का बजट बढ़ाया, हमने उसका मैचेस बढ़ाई, IWL 2 करा, IWL का होम एंड अवे मैचेस रखा, अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप करा, अंडर 17 हो रहा है। आप जब ये करते हो और डेफिनेटली आपके पास मानो एलोकेटेड बजट नहीं है, एलोकेटेड फंड नहीं है और इन टूर्नामेंट के लिए आपके पास स्पॉन्सर भी नहीं है, तो आपको क्या करता है किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है और उसके लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। हमेशा आप अपने समय के अनुसार सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते। दूसरा, हमने इस बार जो कैलेंडर बनाया, हमने कहा कि एक इस पे फुटसॉल और बीच सॉकर को भी इंक्लूड किया गया है। भारत के वेदर को देखते हुए बीच सॉकर जो है नवंबर से जनवरी के बीच या नवंबर से फरवरी के बीच, फुटसॉल जो है मई में हो और कोई भी आउटडोर फुटबॉल अप्रैल 30 तक खत्म हो जाना, ये मैंने सुझाव दिया है और ये इस हिसाब से कैलेंडर भी बना। लेकिन कभी क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं। इस कारण से हम चाहते थे कि फलाना टूर्नामेंट अप्रैल में ना हो या मई में ना हो, लेकिन उस समय इसलिए संभव नहीं हो पाया कि हमारा पार्टनर नहीं मिला या हमें दूसरी सुविधाएं नहीं मिली। हम स्वयं चाहते हैं कि मई की इतनी गर्मी में फुटबॉल ना हो। और इस साल एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई इंडियन फुटबॉल में, जो कि खुलकर सामने आई थी। 2-3 लीग्स में फिक्सिंग की बातें आई थी।
तो इसमें अभी भी देखा गया कि कहीं-कहीं जैसे दिल्ली में मेजर एक बात निकल के आई थी, तो उसमें अभी भी वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। तो फिक्सिंग को पूरी तरह से खत्म हम कैसे कर पाएँगे? नहीं देखिए, ये अ, मैं समझूंगा कि बहुत ही सीरियस एक ऑफेंस है और इसको ख़त्म क्या करना, इसको होने ही नहीं देना है। ख़त्म करना तो दूसरी बात है, हमको इसको शुरू नहीं होने देना है। फीफा एएफसी की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार एआईएफएफ की भी एक इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट है। इन दिनों मैचेस में कई जगह बेटिंग हो रही है, इसकी सूचना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास भी आया हुआ है। ये जो स्टेट एसोसिएशन के लीग में या टूर्नामेंट में हो रही है, एआईएफएफ तुरंत उनको इन्फॉर्म करती है और तुरंत एएफसी को भी इस बात को बताया जाता है। इसके अलावा एएफसी के पास एक इंडिपेंडेंट एजेंसी भी है, जो एजेंसी भी इसको मॉनिटर करके हमें बताती है। हमारे पास सीधा कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं है कि हम इसको रोक सके। हाल में दिल्ली में जो फिक्सिंग की बात हुई थी बेटिंग के आधार पर, उस घटना के 48 घंटे के अंदर मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो जॉइंट कमिश्नर से मिला, दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ, और दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास इसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स था उनको जमा करने के लिए कहा गया है। बाकी दिल्ली फुटबॉल के ऑफिस और एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात को देख रही है। इसके अलावा दूसरे भी शहर पे कई अन्य शहरों में भी इस घटना की बात है। एक तो बेंगलोर में हुआ है जिसकी पुलिस कंप्लेंट की गई है, कोलकाता में भी कुछ क्लब है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे पास ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास ये मशीनरी नहीं है इसको रोकने की या स्टॉप करने की। हम क्या कर सकते हैं कि देश के कानून के आधार पर या फुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन बॉडी के जो कानून है उसके आधार पर हम इस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे भारतीय फुटबॉल में एक बात कही जाती है कि वुमेन्स फुटबॉल टीम शायद मेंस फुटबॉल से पहले वर्ल्ड कप खेली और IWL 2 भी चालू हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि वुमेन्स फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो फ्यूचर में और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है जो हमारा ड्रीम है कि हम वर्ल्ड कप खेले वुमेन्स फुटबॉल में भी? थैंक यू, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। 138% की वृद्धि हुई है और रैंकिंग भी वुमेन की अच्छी है, 66 रैंकिंग है। उससे और भी एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसमें 70% और 80% जो खिलाड़ी है सभी 22 साल के नीचे है या 25 साल के नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि एक यंग पूल ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स बन रही है और मैं समझता हूँ कि इनको क्या देना है, अच्छी कोचिंग देनी है, जो पुरुष खिलाड़ियों को जिस तरह से सुविधा है वो सुविधा मिले और इनको एक्सपोजर्स मिले। जितने मैचेस इनको खेलने की मौका मिलेगा उतनी गलतियां करेंगे, उतने सीखेंगे। और मैं समझता हूँ कि यदि हम पिछले साल खेलो इंडिया साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हुए हमने 95 लीग कराया गर्ल्स फुटबॉल की, जो कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, और उनकी ये हुआ है आपके करीब करीब 20 या 22 प्रदेशों में। तो आप जब क्या करते हो कि पहले क्या था, आपके एक सीमित लीग होता था, सिंगल IWL, उसमें मान लीजिए 6 या 8 या 10 क्लब खेलते थे, तो आपके पूल ऑफ प्लेयर्स उतना ही था। अभी भी आप देखेंगे, हो सकता है कि IWL में या IWL 2 में टॉप के टीम और बॉटम के टीम यदि खेले तो 5-0, 6-0 की रिजल्ट होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे महिला खिलाड़ी नहीं है जो कि सेम कैलिबर के। तो सेम कैलिबर के खिलाड़ी लाने के लिए आपको कंपटीशन ज़्यादा कराना है, और कंपटीशन जो है, एक मान लीजिए एक 20 साल की महिला को बोल नहीं सकते हो कल आप आके फुटबॉल खेलो, ये संभव नहीं है। तो कंपटीशन जो है अंडर 13, अंडर 15 लेवल में जितना बढ़ेगी और छोटे बच्चियां जितना फुटबॉल खेलेंगे तो ग्रेजुअली नीचे के पूल जो है वो बढ़ा होगा। उस बढ़ोतरी से आपका जो है ग्रेजुअली उसकी जो प्लेयर्स की है वो कंपटीशन के साथ क्वालिटी भी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जब आपके देश का टॉप लीग में 2 क्लब के बीच में 5 गोल 6 गोल की जो रिजल्ट बने, 5-0, 6-0 के रिजल्ट बने, तो हमें क्या ध्यान देना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर के खेले पहले
उसके बाद इसकी सुविधाएं लेनी होगी ताकि हम किस तरह से वुमेन फुटबॉल में आगे कर पाए। और जैसे कि वुमेन्स फुटबॉल बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्राइम रिलेटेड बात भी आ रही है। जैसे अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के टाइम आई थी एंड इसमें कोई कोच इन्वॉल्व थे कुछ केसेस में, एंड अभी IWL2 से भी कुछ बातें निकल के आई है। तो हम इन सब चीज़ों को किस तरीके से, इनके ऊपर भी कुछ कुछ मतलब कि सेफ फील करें गर्ल्स ज़्यादा, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, समाज में गलत काम नहीं करना ये तो इंसान के मनुष्यत्व है। आप तो वहाँ पे आदमी को गलत होने के बाद पता चलता कि आदमी ऐसा गलती कर सकता है। कुछ तो विवेक है, मान लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो वीमेन खिलाड़ी सेफ है नहीं है, इसके लिए अलग से विशेष कुछ करना होगा ऐसा नहीं है। उनको हम ऐसा क्यों समझे? हम उनको फुटबॉलर समझे, हम उनको वीमेन है इसलिए अलग क्यों समझे? महिला को क्यों अलग? क्या हम किसी मेन खिलाड़ी को ऐसा बोलते हैं मेन फुटबॉलर है? हम उसको फुटबॉलर बोलते हैं, तो वीमेन को भी फुटबॉलर बोलेंगे। और फुटबॉल के लिए जो सुविधा देनी है वो हम सुविधा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसा घटना घटित हो जो कि मान लीजिए वीमेन सेफ्टी के लिए सही ना हो, फुटबॉल के लिए सही ना हो, देश के लिए सही ना हो, निश्चित रूप से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उस पर सख्त रूप से कार्रवाई करेगी। और हाल ही में एक बहुत बुरी बात हुई थी, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एक्स लीगल एडवाइजर ने आपके ऊपर कुछ करप्शन एलिगेशंस लगा दिए थे, जिससे कि कई फैंस को बहुत नेगेटिव एक बातें पहुंची थी। तो आप उन आरोपों को कैसे खारिज करते हैं? नहीं, मैंने सारे आरोपों का चिट्ठी के हर एक आरोपों का मैंने चिट्ठी में लिख करके गवर्निंग बॉडी में पेश किया है, और गवर्निंग बॉडी को लगा कि ये सारे आरोप जो है निराधार है, बेबुनियाद है, और ये मोटिवेटेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से इसको चलाया जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि हम फुटबॉल के लिए हमें काम करना है, फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। ऐसा कुछ ना करना है जिसमें फुटबॉल का नाम खराब हो। फुटबॉल है तो हम हैं। और एक और बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ हुई थी कि जब आप प्रेसिडेंट बने थे तो आपने एक जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट करे थे, लेकिन एक ही साल के अंतराल में वो निकलते हैं, तो ये लोगों को हजम नहीं हुआ था। तो ये अगर आप बताना चाहें कि क्या कारण, कोई मेजर इशू? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन ये भी कलेक्टिव ओपिनियन के साथ रहा, और फेडरेशन के कई सारे सीनियर मेंबर्स मिल करके ये निर्णय लिए। एक प्रश्न जो अधिकतर फुटबॉल फैंस करते हैं, जब हम बाहर की कंट्रीज से MOU साइन करते हैं, जैसे कतर, सऊदी से हमने CFA में, तो उन MOUs का आधार क्या होता है, हम किस लिए करते हैं? और जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से बात आई थी कि हम वहाँ पे यूथ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन रिसेंट जो CFA के टूर्नामेंट्स हुए उनमें जब टीम्स नहीं दिखी तो काफ़ी फैंस गुस्सा भी हुए कि जब MOU साइन था तो हमने क्यों नहीं खेला। नहीं, देखिए, आप जब MOU साइन करते हैं, ये एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन की बात करते हैं। हमने सऊदी के साथ जब MOU साइन किया था, उस पे हमने अपना उनका जो वीमेन फुटबॉल टीम है वो हमारे वीमेन फुटबॉल टीम के साथ ज़्यादा मैच खेल पाएगी, और क्योंकि हमारा वीमेन टीम उनसे बेहतर है तो हमारे वीमेन टीम के माध्यम से उनको वीमेन टीम का डेवलपमेंट रहेगा, ऐसा बातें रहा। संतोष ट्रॉफी को एक एक्सपोजर मिलेगा। हम जब संतोष ट्रॉफी, इससे पहले आप देखे होंगे संतोष ट्रॉफी किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी, और संतोष ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ियों का क्या उत्साह था, और हमने आकर के संतोष ट्रॉफी को एक नया दिशा दिया, एक नया लेवल पर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। इस पे सऊदी अरब का बहुत सारा भूमिका रहा, जैसे कि पिछले साल संतोष ट्रॉफी का सेमीफाइनल, फाइनल मैचेस VAR टेक्नोलॉजी के अंदर करना, अच्छे इंटरनेशनल स्टेडियम में करना, इन खिलाड़ियों को एक इंसेंटिव एक मिलना कि हम जाकर के संतोष ट्रॉफी खेल कर भी हम विदेश जा सकते हैं, यहाँ से हम भारत के टॉप टीम में आ सकते हैं। कतार के साथ आप जानते हैं कि एस्पायर जो है कतार के वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या भारत की फुटबॉल टीम कभी वहाँ जाकर के ट्रेनिंग ले सकती है? क्या टेक्निकल नो हाउ एक्सचेंज कर सकती है? इस तरह की बातें हुई, और
जो सेंट्रल एशिया के साथ जो है, देखिए आपने आज तक जो भी मैच खेलते थे साफ के साथ ही खेलते थे, साफ में ही खेलते थे। आप 10 में से 9 बार चैंपियन हुए, 9 में से 8 बार चैंपियन थे पिछले साल। तो आप जब साफ में ऑलरेडी इतने सुपीरियर है तो साफ में से आपको नया कुछ मिलना नहीं है, तो आपको साफ के बाहर जाना है। तो हमने प्रयास किया कि सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। आप एक एग्रीमेंट करते हो, इसकी मतलब यही नहीं है आप मुझसे दोस्ती किया, इस दोस्ती हुआ, हमारा परिचय बढ़ा। ऐसा नहीं कि मैं हमारे घर के हर त्योहार पे मैं आपको बुलाऊंगा, हर फंक्शन पे बुलाऊंगा। मैं अपने कौन सी फंक्शन में आपको बुलाऊंगा ये मुझ पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एक टूर्नामेंट में काफा ने नहीं बुलाया हो, अगले में बुलाए, उस पर हमारा कोई ये नहीं है। हम उस पर डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम आपके साथ साइन किया तो हमें भेजना है। हमने एक रिक्वेस्ट रखा है। एक तो हम उसके जोन के ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसका जोन में जब स्कोप बनेगा तो वो बुलाएंगे। कम से कम एक तो अच्छा, देखिए एग्रीमेंट करके नुकसान तो नहीं हुआ आपको, आपने एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट किया है। आप क्या करते, रिलेशनशिप ही डेवलप नहीं करते तो उम्मीद ही नहीं बनती। कम से कम आज रिलेशनशिप डेवलपमेंट हुआ है, आज नहीं तो कल शायद एक संभावना बने आपकी टीम जाकर के खेल। वो यदि आपको नहीं बुलाते आप क्या करेंगे? ये हर जो हम इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं कि रिलेशनशिप के आधार पर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाय इनविटेशन होता है और इनविटेशन के आधार पर वो देखते हैं कि इनको बुलाने से उनके लिए उचित है अनुचित है। हमने जब पिछले साल साफ कप में कुवैत और लेबनान को बुलाया था, हमने देखा था किसको बुलाना, क्यों बुलाया। मान लीजिए बहुत एशिया के बहुत सारे देश को मैंने नहीं बुलाया, 2 के अलावा भी बहुत सारे देश, वो कह सकते हैं कि भाई भारत के फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के साथ मेरा पहचान है, उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। ऐसा हम नहीं कर सकते, ये एंड नहीं है। डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ टूर्नामेंट होगा और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ संभावना बनेगी। और संतोष ट्रॉफी जब सऊदी में हुई थी तो उसको 2 रूपों में देखा गया था, एक पॉजिटिव भी देखा गया था, नेगेटिव भी देखा गया था। क्योंकि लोगों का कहना था कि सऊदी में कौन देखेगा, फैंस तो है नहीं, फैंस तो इंडिया में है। और सेम टाइम पर ये भी चीज़ देखी गई कि उसके पहले जब केरला में संतोष ट्रॉफी हुई थी तो बहुत अच्छा उसको वहाँ पे रिस्पांस मिला था। अभी अरुणाचल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो सऊदी में कराने का लॉजिक आज तक फैंस समझ नहीं पाए। देखिए एक सिक्का का 2 हिस्सा होता है, तो और दोनों हिस्सा सही है, हेड भी सही है, टेल भी सही है। लेकिन जो 4 टीम के मान लीजिए 25 खिलाड़ी, 4-25 100 खिलाड़ी आज जा कर के एक इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने का जिसको अवसर मिला है, VR टेक्नोलॉजी जो पहली बार भारतीय नेशनल चैंपियनशिप में किया गया है। संतोष ट्रॉफी इससे पहले क्या होता था, आप कितने बार संतोष ट्रॉफी देखते हैं, कितने फैन केरला को छोड़ के, मान लीजिए दूसरा उससे पहले भी कहीं ना कहीं हुआ, उससे भी पहले कहीं हुआ, कितने बार कितने फैन जाकर के देखे, उन खिलाड़ियों का क्या मोटिवेशन है। लेकिन मान लीजिए, और ये संतोष ट्रॉफी जो खेलते हैं ना ISL खेलते हैं ना नेशनल टीम में है। भारत जो देश है ISL में कितने टीम है, 13-14, और मान लीजिए 20-20 खिलाड़ी है, 250-300 खिलाड़ी। तो भारत जैसा देश में क्या 250-300 खिलाड़ियों की खेलने के लिए सुविधा रहेगी? संतोष ट्रॉफी जो सेमीफाइनल फाइनल खेल रही जो 4 टीम, वो जो नए 100-120 खिलाड़ी है उनको पहली बार जाकर के एक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की मौका मिलता है। उनको पहली बार 90% से ज़्यादा खिलाड़ी का पहली बार पासपोर्ट बना, पहली बार वो विदेश गए, पहली बार वो समझा कि भाई ये ड्रेसिंग रूम कैसा होता है, पहली बार वो समझा कि वार टेक्नोलॉजी में कितने सारे कैमराज होती है। उनका एक कॉन्फिडेंस बनता है, उसकी वो अनमोल है कॉन्फिडेंस। ये 100 खिलाड़ी कहीं नहीं थे ISL में, तो कम से कम हो सकता ना यहाँ से 20-25 खिलाड़ी कल को आके और मोटिवेटेड हो। तो एक सप्लाई लाइन है, एक पाइपलाइन है। आप देखिए कुछ भी प्रयास करते, कुछ भी करते, नुकसान कुछ नहीं है। आप जैसा कि नुकसान कभी नहीं होता जीवन में, या तो आपको अनुभव देके जाता है या तो आपको कुछ ना कुछ लाभ देता है। मैं तो इस दृष्टिकोण से मैं देखना चाहूँगा, जो 100 खिलाड़ी पहली बार जाकर के सऊदी में फुटबॉल मैच खेला, उनके जीवन का जो अनुभव है, आप उनमें से किसी एक का जाके इंटरव्यू कीजिए, वो आपको बताएगा लाभ हुआ कि नुकसान। और एक चीज अभी जो देखी गई है कि रेफरीज को लेकर काफी सवाल उठे हैं, और आपने लास्ट टाइम एक बोला था कि VR कमिंग वेरी सून, तो आखिर कब तक VR आएगा और रेफरीज के और अच्छे सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आपने पिछले महीने दिसंबर 2023 में
बैक टू बैक 3-4 मैचेस में रेफरी एरर रहा, ह्यूमन एरर रहा, और उसमें 3-4 क्लब को नुकसान भुगतना पड़ा। और 31 दिसंबर 2023 को हमने, जो कि न्यू ईयर ईव है, सब सेलिब्रेशन मूड में है, सभी पार्टी कर रहे हैं, हमारे जो चीफ रेफरी ऑफिसर ट्रेवर केटल है, वो स्वयं भी इंग्लैंड में था घर पे परिवार के साथ। उस दिन हमने 4.5 घंटा का मीटिंग रखा। AIFF के की मेंबर्स रहा, रेफरी कमेटी के सभी मेंबर्स रहे, और सब मिलाकर के करीब 24 लोग उस मीटिंग में रहा। और सारे जो गलतियां की जो शिकायत आई हुई थी क्लबों से, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखा गया, उसकी एनालिसिस की गई। जितने फीफा रेफरीज हमारे हैं रेफरीज कमेटी में, उनको पूछा गया यदि आप रेफरी होते उस मैच में आप क्या निर्णय लेते। जिसने ये गलत निर्णय लिया उनको पूछा गया आपने इस निर्णय को क्यों लिया। इससे पहले कभी भी इतना स्क्रूटिनी नहीं हुआ। मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं 4.5 घंटा उस मीटिंग में था। फॉलो अप मीटिंग रहा उसके 2 दिन बाद। ये एक उन पर भी एक दबाव बनता है कि फुटबॉल फेडरेशन बहुत सीरियस है, आप गलती करके आप आसानी से बच नहीं जाओगे, आपको जवाब देना होगा। दूसरा, आपको एडुकेट करने के लिए ये ओवरनाइट कोई दवा नहीं है। आप मेरे पास आए, मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया और आप अच्छा रेफरी बन गए। आपको उतना मैचेस करवाना है, मैच एक्सपीरियंस मिलना है, आपका एनालिसिस होनी है। हमने कई तरह से प्रयास किया। हमारा रेफरी के डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है ग्वालियर में, वन ऑफ द कोर्स वहाँ हो रहा है। हमने रेफरी की जो पे स्केल उसको बढ़ाया। फीफा के जो चीफ रेफरी ऑफिसर हैं, जो कि इटली के रेफरी थे लुइजी पग्लियो, फीफा के हेल्प से हमने कहा कि कहीं वो आए और सेमिनार ले, सेशन ले, 2 सेशन ले, और रेफरी को एडुकेट करें। आप जब तक एडुकेट नहीं करते हैं तब तक इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी ओवरनाइट। और दूसरा चीज़ देखा जाए कि कहीं कहीं ये जो फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में ह्यूमन एरर होता है, जो हमारा CRO का कहना है, चीफ रेफरी ऑफिसर का कहना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है आपके 16% एरर है और 84% सक्सेस रेशियो है। 16% ह्यूमन एरर है, तो हमारा भी 17-16% के ही आसपास ह्यूमन एरर है। और जितने सारे कंप्लेंट आया है उसी 16-17% के एरर का ही आया हुआ है। ह्यूमन जो है 100% एरर फ्री तो नहीं हो सकता, ये उनका कहना है, उनका ये व्याख्या है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और कम से कम गलती करें, हमारे रेफरी और कम से कम गलती करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाए। और जब नेशनल टीम की बात आती है तो हम 2022 में जून में एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो गए थे, और तब से ही कोच एक चीज़ बोल रहे थे कि हमको बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए कि हम एशिया कप में अच्छा करें। देन उसका एक रिजल्ट भी हमको सैफ कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप में देखने मिला था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमको कैंप दिसंबर के टाइम मिल नहीं पाया? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत सारे विषय को लाया गया है अपना गलती को छुपाने के लिए। कभी कोई भी मैच्योर्ड आदमी यदि बहानाओं को समझे तो मैच से पहले कुछ बहाना रहता है, मैच के बाद कुछ बहाना रहता है। आप फीफा विंडो में जब मैच कराते हैं, जो इंटरनेशनल नियम है उसी के अनुसार भारत के फुटबॉल फेडरेशन भी फॉलो करती है। जो विंडो है उसी विंडो के अनुसार करते हैं। आपके देश, आप चित भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि आपके देश में एक प्रोफेशनल लीग हो, 9 महीना 10 महीने का लीग हो, और लीग को कराने की एक टाइम फ्रेम हो, टाइम पीरियड हो, और उसमें आपके टॉप नेशनल टीम के सारे प्लेयर खेलें, और फिर उसके साथ आप फीफा विंडो में मैचेस खेलें, और फीफा विंडोज में मैचेस खेल के आप पूरा कैंप भी करो। या तो आपको फिर कहना पड़ेगा ठीक है हमारे देश में लीग नहीं चाहिए, हम नेशनल लीग के, आपके पहले भी होता था, मैं मिड 90s में जब नेशनल फुटबॉल लीग हुआ करता था तब ऐसा होता कि नेशनल फुटबॉल लीग को रोक करके 3 महीना 4 महीना 3 सप्ताह 4 सप्ताह 6 सप्ताह का कैंप होती थी। बैंगलोर में कैंप होता, केरला में कैंप होता, तो लीग को बंद करते थे आप। लेकिन अभी आज की लीग जो है जिस तरह से एक प्रोफेशनल सिस्टम से चल रहा है, फिर आप उसको बंद करके फिर फीफा के जो गाइडलाइन है फिर उस हिसाब से नहीं कर पाते। तो हमें ये तय करना होगा क्या हम करेंगे, फीफा के अनुसार करेंगे कि हम अपना नियम के अनुसार चलेंगे। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। एक और चीज़ निकल के आई है कि कोच के कॉन्ट्रैक्ट को लेके काफ़ी
मसले हुए हैं, तो इस तरह की बड़ी गलती कैसे हुई? ये गलती नहीं हुई है, जो हुआ है ये तो इंटेंशनल है। कोई भी व्यक्ति देखे तो समझे, लेकिन इस ऑफिस की इंटरनल विषय पे मैं सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी जिस तरह से काम करना चाहिए फेडरेशन के सेक्रेटरी उस हिसाब से काम करेगी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी दूसरे कोच की ज़रूरत है इस टाइम पे? देखिए, मुझे क्या लगता है ऐसा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के शुरू में पूछा था कि फिर प्रेसिडेंट का काम क्या है, और प्रेसिडेंट का काम कोच सिलेक्ट करना नहीं है। इसके लिए एक टेक्निकल कमेटी है, और टेक्निकल कमेटी के सारे मेंबर्स जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर है। टेक्निकल कमेटी की चेयरपर्सन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल एक्सपीरियंस फुटबॉल प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल सब कमेटी तय करके प्रॉपर वे में इस विषय को रखा जाए। जब प्रेसिडेंट तक इस विषय आएगी तो प्रेसिडेंट उस पर टिप्पणी करेगा। और हाल ही में जो एजीएम हुई थी उसमें बजट को लेकर कुछ बातें आई थी, जिसमें देखा गया कि यूथ पे थोड़ा बजट कम हुआ है, वुमेन्स पे थोड़ा बजट बढ़ा है। तो मेजर फैंस में ये सवाल था कि जहाँ बजट सबके लिए ही बढ़ना चाहिए वहाँ कुछ के लिए कम क्यों हुआ? आपके पास 100 रुपया है और आप कहीं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हो, आपको 100 रुपया में ही खाना खाना है। आपको उसमें मीठा, नमकीन, खट्टा सब उसी में खरीदना है, 100 रुपया। तो हमारे पास भी 100 रुपया है। 100 रुपया में हम जब बजट बनाते हैं, हमें देखना है कि किस में क्या करना है। तो हमें लगा था कि हम उसी में कर पाए। उससे अतिरिक्त हमारे पास पैसा आ जाए तो डेफिनेटली जहाँ कम अलॉट किया गया उसको बढ़ाया जाएगा। एक सवाल जो अक्सर होता है फैंस में कि कई कंट्रीज अपने फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स जो है उनको अलाउ कर रही है, और वो एक डिफरेंट बात है कि ये काम सरकार का है कि वो ऐसी चीज़ें कर पाए। तो इस पे एक फाइनल, अगर मैं एज अ प्रेसिडेंट आप अगर कुछ कहना चाहें कि पीआईओ प्लेयर्स क्या फ्यूचर में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? आपने अपने प्रश्न में ही इसका जवाब दिया कि ये फाइनल बात जो है सरकार की है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फुटबॉल फेडरेशन इसकी सारी पहलू को देख रही है, और मैंने एक टीम भी इस पे खड़ा किया था जो 24 खिलाड़ियों का सूची मुझे दिया, जो कि विश्व के हर देश में भिन्न प्रांत में खेल रहे हैं। और लेकिन उसको किस तरह से, उन्हें किस तरह से लाया जाए, हमारे देश की जो नियम है, संविधान है, उसके अनुसार ये फुटबॉल फेडरेशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है। इसको आगे जो करना है हम करेंगे, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। और फुटबॉल की मार्केटिंग को लेकर काफ़ी सवाल उठता है कि एक दिन पहले मैच है, पता नहीं चलता आधे फैंस को किस पे आने वाला है, 2-3 दिन पहले कैसे कैसे करके लोग पता करते हैं। तो ये और अच्छे से फुटबॉल की मार्केटिंग के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आगे किस तरह से काम करना चाह रहा है? देखिए, आज तो सोशल मीडिया के जमाना में हर बात सोशल मीडिया में इन्फॉर्म किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति या एफएफ के सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करे तो उनको सूचना मिलने में कभी देर नहीं होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होगा कि एक दिन पहले हो सकता कि वो निर्णय एक दिन पहले हुआ हो, बात ऐसा हो सकता है, उस कारण से एक दिन पहले सूचना गई होगी। उससे पहले जो निर्णय है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जाते हैं। और हाल ही में कुछ आई लीग क्लब्स ने एक विरोध जताया है कि पहले जो एएफसी में मीटिंग हुई थी उसमें आईएसएल और आई लीग रेलीगेशन को लेके कुछ बातें आई थी, तो उनका कहना है कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा है जो एएफसी में तय हुआ था। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है। एएफसी ने जो गाइडलाइन दिया उस गाइडलाइन के अनुसार अभी हाल में जो आई लीग क्लबों ने एक मीटिंग रखा था, उसके बाद उन्होंने एक लेटर भेजा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। उसमें उनके 4-5 विषय थे, उसमें से ये भी एक विषय था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एएफसी को लिखा और एएफसी से इस पर डायरेक्शन मांगा। 1 साल बाद शायद हमारा एफएसडीएल के साथ एमआरए एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा खबरें आ रही है। तो लोग जानना चाहते हैं कि हम एमआरए एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। यदि खबरें आपके पास आ रही है एक्सटेंशन हो सकती है, फिर हम मेरे लिए फिर कहने के लिए बाकी क्या रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल को आगे ले जाना है, और आगे ले जाने के लिए डेफिनेटली जॉइंट कोलैबोरेशन चाहिए। सेवरल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के चलना है,
और उसके लिए जो करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए सभी मिलकर के करेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि हर एक व्यक्ति, चाहे कोई क्लब ओनर हो या फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिस बेयरर या फैंस हो या फुटबॉल जर्नलिस्ट हो, सभी के मन में यही है कि भारत के फुटबॉल अच्छा करे। तो यदि हम सब मिल करके ये कर सकते हैं तो फुटबॉल डेफिनेटली अच्छा होगा। और आप जब काम करते हो, काम में हो सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया रहती है। आपने जो किया है, आप शायद दाहिना तरफ गए थे, सामने वाले को लग सकता है भाई बाएं से जाने से अच्छा होता था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरफ से जा रहे हो, मंजिल पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे। हमारे लिए मंजिल पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजिल जो है भारत के फुटबॉल को आगे ले जाना। आप जब भारत के फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते की बात करते हो तो इमीडिएटली आपके मन में ये आता है कैसे आएगा, हम फीफा रैंकिंग में कितने पीछे हैं, हमको फीफा रैंकिंग में आगे जाना है। तो क्या फीफा रैंकिंग में आगे जाना ही भारत के फुटबॉल डेवलपमेंट है? यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना है। क्योंकि एक पहले आपको समझना पड़ेगा कि फीफा रैंकिंग में आप इतना पीछे कैसे हो। रैंकिंग की आधार क्या है? क्या आपने जब से फुटबॉल देख रहे हैं कभी भारत के रैंकिंग 90 के नीचे देखे? तो यदि नहीं देखे हैं तो भारत 90 के रैंकिंग के नीचे क्यों नहीं आया? कभी 10, 15, 20, 25 में तो हो सकते थे। तो आपके लिए बेस्ट रैंकिंग 90 तक ही था। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत किया है पास्ट। मैंने इस विषय पे जब गहरा सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक कारण हो सकता है कि 1950 में भारत को जो फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने की इनवाइट मिला था, भारत ने वहां गया नहीं था। और उन दिनों फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, बाय इनविटेशन आप जा सकते थे। आपने तय किया था कि आप एशियन गेम्स और ओलंपिक खेलेंगे। तो आपने 51 का एशियन गेम्स खेला दिल्ली में, जहां 6 देश पार्टिसिपेट किया भारत को लेकर के, तो आपने वहां जीता, गोल्ड जीता। और 48 से 60 तक का आपने ओलंपिक खेला। आपने देखा जाए 1986 तक, जब तक डिएगो माराडोना को टेलीविजन में आप खेलते हुए नहीं देखा, और सन 2002 तक जब तक ओलंपिक को अंडर 23 नहीं बनाया गया, तब तक भारत ने उस हिसाब से सोचा ही नहीं मुझे फीफा का रैंकिंग किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो ओवरनाइट आप कैसे फीफा रैंकिंग को डेवलप करोगे? तो मुझे लगता है कि उस समय गवर्नमेंट का एक गलत पॉलिसी रहा। आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप 83 में जीता, जहां 7 देश पार्टिसिपेट किया, 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया अपने चैंपियन। अपने फुटबॉल में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, 6 देश पार्टिसिपेट किया। आज 47 कंट्री पार्टिसिपेट करती है एशियन गेम्स, एशियन कप में या एशियन गेम्स में। आपका कंपटीशन पूल कितना बड़ा? भारत में फुटबॉल कब शुरू हुआ? भारत में ऑफिशियली फुटबॉल शुरू हुआ 1891 में, जबकि पश्चिम बंगाल में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन गठित हुआ। फीफा कब शुरू हुआ? आपको पता है फीफा कब शुरू हुआ? 90 कुछ। फीफा शुरू हुआ 1904 में। तो भारत में फुटबॉल शुरू हुआ 1891 में, फीफा शुरू हुआ 1904 में। यानी कि दुनिया जब फुटबॉल खेला उससे पहले ऑफिशियली भारत ने फुटबॉल 13 साल पहले शुरू किया। तो भारत ने क्यों वर्ल्ड कप नहीं खेला? भारत ने 1904 की गवर्निंग बॉडी में क्यों नहीं रहा, फाउंडर मेंबर में क्यों नहीं रहा? चलिए, देश आजाद नहीं था उस समय। 1950 में तो हो सकता था, 1954 में हो सकता, 58 में हो सकता। आप ओलंपिक में 4th आए, ओलंपिक में 4th आए, यानी कि दुनिया में खेलने वाले 4 टॉप देशों में से एक था। आपने वर्ल्ड कप में क्यों नहीं गए? आप कहीं ऐसा देखें, आज एक हम रिले रेस भाग रहे हैं, और रिले रेस जो है 400 मीटर का एक लैप है। आपके जो को प्लेयर्स हैं कहीं एक लैप में गिर गए और एक लैप पीछे हो गया, और आप तेजी से भाग रहे हैं लेकिन एक लैप पीछे आया,
आप बताइए कंपटीशन में, रिले की कंपटीशन में आप किस तरह से इस एक लैप को रिकवर करेंगे? आपको यदि मैं पूछता हूँ, आज की तारीख में मान लीजिए टॉप के 5 नेशन को ले लेते, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, या तो एशिया के जापान, ईरान, सऊदी को ले लेते, और वो आज जो काम कर रहे हैं फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, आप वही काम करते हैं मान लीजिए, फिर भी रिले रेस में आप एक लैप पीछे हैं, आप रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शुरू ही किया है 90 और 100 रैंकिंग के बाद से। अभी हाल में फुटसॉल का रैंकिंग आया, भारत का रैंकिंग कुछ 135 है आउट ऑफ 139 देश। कैसे आप 135 हो गए? आप 135 कैसे हुआ? क्योंकि आपने खेला ही नहीं, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आप सपोज एक बॉडी बनाते हैं, एक कोऑपरेटिव बनाते हैं 7 या 11 मेंबर की, तो उस ओपनिंग में जितने लोग रहते सारे एडवांटेज उनको मिलता है, बाद में आने वाले को किस सिस्टम से आपको रैंकिंग मिलता है। और एक मैराथन में यदि आप पीछे हो जाते हैं, उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। यस, तो आप क्या कहेंगे कि क्या फुटबॉल फेडरेशन आगे का क्या सोचेगा? क्या फुटबॉल आगे नहीं बढ़ेगी? हम यहाँ के फैंस जो है फुटबॉल के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। तभी मैंने आपसे कहा कि फीफा के सपोर्ट से, आर्सेन वेंगर के टेक्निकल मदद से, यदि हम अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में अपने मेरिट के अनुसार क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर दोबारा अंडर 17 के जो बच्चे हैं टॉप फुटबॉल नेशन के साथ फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है, और ग्रेजुअली अंडर 19, अंडर 20 सीनियर के साथ वो ग्रेजुअली खेल पाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा कहते हैं कि चलिए आप सीनियर टीम का मैच ज्यादा से ज्यादा खिला दीजिए और फिर उस पर फीफा रैंकिंग आपका बढ़ेगा, ये संभव नहीं। आपके लिए इसीलिए एक फोकस करना पड़ेगा कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अंडर 17 टीम बने, और स्ट्रॉन्ग अंडर 17 टीम बनाने के लिए आपके लिए एक अंडर 13 के कई सारे एकेडमी और फीडर एकेडमी हो, और वो एकेडमी सिर्फ और सिर्फ जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल और मैदान और हॉस्टल और फूड के साथ नहीं, उसमें बराबर के इंटरनेशनल नॉलेज वाली फुटबॉल कोचेस भी हो, जो अंडर 13 के बच्चों को क्या बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए उसकी जानकारी हो, बराबर के कंपटीशन टाइम दिया जाए उनको, मैच टाइम दिया जाए, तभी जब 13 से वो 17 बनेगा। तो क्या पहला लॉट ही आपका पहला अंडर 17 क्वालिफाई करेगा? ये तो संभव नहीं है। हम जब ऊपर जाते हैं तो कई बार गिरते, ठोकरें लगती हैं, धीरे 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 फिर ऊपर जाते। तो हो सकता है कि अंडर 13 का पहला बैच ना कर सके, दूसरा बैच ना कर सके, तीसरा बैच करे। तो क्या हम पहला बैच यदि नहीं करता है तो हमें निराश होकर के बंद कर देना चाहिए एकेडमी, और बोलना चाहिए क्या इतना कुछ खर्चा किया हमने, समय लगाया, इतना कुछ किया, सब आए, फीफा आए या एफएफ आए, नहीं हो पाए, बंद कर देते। निराश नहीं हो कि आपको करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल में, भारत में सबसे ज्यादा व्यक्ति फुटबॉल देखने वाले हैं, सबसे ज्यादा बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि यहाँ युवाएं जो है 50 करोड़ से अधिक युवाएं, 35 साल के नीचे आयु जिनके है वो है, उनके लिए फुटबॉल सबसे पॉपुलर गेम है। तो उनके लिए ओवरनाइट रिजल्ट संभव नहीं है। अंडर 13 बैच को डेवलप करते हुए अंडर 17 में क्वालिफाई करना और ग्रेजुअली सीनियर टीम का डेवलपमेंट। और अक्सर फैंस एक दिमाग में उनके सवाल आता है, जैसे अफगानिस्तान ने सैफ छोड़ दिया था, कई ऐसा बोलते हैं सैफ तो एक वीक रीजन है, इसमें हम क्यों खेलते हैं? तो क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी ऐसा कुछ सोचता है कि हमको सैफ से बाहर जाना चाहिए? नहीं, देखिए, कहीं और जाने के लिए किसी और को क्यों छोड़ना पड़ेगा? आपके पास मान लीजिए हम सैफ में जियोग्राफिकली हैं, तो हम जियोग्राफिकली रहते हुए भी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हम दूसरे जोन में भी जाकर के खेल सकते हैं। हमने अभी मलेशिया में मार्डिका कप खेला पिछले साल, और वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप करके खेला। थाईलैंड में हमने एक टूर्नामेंट खेला, तो हमारे जोन में है नहीं, लेकिन फिर भी खेला। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप के आधार पर बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत सारे फीफा फ्रेंडली बाय इन्विटेशन होता है। यदि वो हम बराबर से चुने तो हमें कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव मैचेस पाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और जितना बड़ा अपना देश है, जितने राज्य है, जितने प्लेयर्स हैं, हमको बहुत बड़ा बजट चाहिए। तो उस बड़े बजट को हम कैसे अचीव करेंगे? मुझे नहीं लगता हमको बड़ा बजट चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कैसा? मान लीजिए आप यदि फुटबॉल फॉलो करते हैं
देखिएगा कि हर प्रदेश में कम से कम 10 से अधिक फुटबॉल सेंटर है, कहीं 50-100 भी होगा, कहीं साई है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट की फुटबॉल फैसिलिटीज है, कहीं प्राइवेट एकेडमीज है। क्या हम AIFA बीइंग ए पेरेंट बॉडी इस सभी एकेडमीज को एक सूत्र में बांध सकते हैं? और वो जो अपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फुटबॉल के लिए, देखिए इन्वेस्टमेंट हमेशा पैसा से ही नहीं नापा जाता है, आकलन की जाती है। इन्वेस्टमेंट आपका टाइम और एनर्जी भी है। आप एक फुटबॉल एकेडमी जब चलाते हो 5 साल के लिए, अपने जीवन का 5 साल आप देते हो उसमें, अपने जीवन का 5 साल कभी वापस नहीं आएगा, पैसा वापस आएगा। 5 साल के बाद यदि उस स्क्वाड आपके लिए सक्सेस ना लाए, कितना निराश होते हो। कोच निराश होता है, मैनेजर निराश होता है, जो इन्वेस्टर है वो निराश होते हैं, वहां जुड़े हुए हर व्यक्ति निराश होता है। और एक सक्सेस रेशियो क्या रहता है? 10%, 8%, 5%। देश में कोई भी एकेडमी जो है, 30 बच्चे में से कितना प्लेयर नेशनल टीम में खेलते हैं? 2 या 3। सक्सेस रेशियो क्या होता है? तो यानी कि आपने 5 साल जीवन का लगा दिया, ये सोचते हो कि ये एकेडमी बहुत अच्छा करेगा, और वहां से निकले सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी। तो क्या हम ये कर सकते हैं? एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। देश में मान लीजिए 100 फुटबॉल एकेडमीज है, कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से है, कोई अनऑर्गेनाइज तरीके से। कहीं स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, कहीं साई चलाती है, कहीं एनजीओस चलाते हैं, कहीं स्कूल चलाते हैं, कहीं एक्स प्लेयर्स चलाते हैं। तो क्या हम सबको एक सूत्र में बांध करके कह सकते हैं भाई आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो, आप वहां पे एज फ्रॉड तो नहीं कर रहे, आपकी ट्रेनिंग तो बराबर हो रही है, आपको बराबर का मैच टाइम तो मिल रहा है। ये सारी चीज यदि बराबर का कोऑर्डिनेशन के साथ हो, मैं समझता हूं कि ये 5 साल में यदि 100 एकेडमी देश के हैं और हर एकेडमी 30 बच्चे हैं अनुसार, यानी कि 3000 बच्चे हैं, तो 3000 बच्चे की पूल, और वहां के आप 8 to 10% के यदि आप सक्सेस रेशियो निकालते हो, फिर आपके पास 250-300 नेशनल लेवल के खिलाड़ी बनता है। आप एक एकेडमी बना लिया, आपने बहुत सारे पैसा लगा दिया, 5 एकेडमी बनाए, 5 एकेडमी बनाए, 10 एकेडमी बनाए, लेकिन सक्सेस रेशियो तो 5 से 8% है, 8 से 10%। बच्चे कितने निकलेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। और जैसे कि हमारे हर स्टेट में साई होती है, साई के पास सब कुछ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो लेकिन अभी की स्थिति में देखें तो ज़्यादा अच्छा काम प्राइवेट एकेडमीज है, ये सब कर रही है। साई से फुटबॉल को लेकर उतना अच्छा काम अभी दिख नहीं रहा है करंट स्टेट में। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अगर साई के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ग्राउंड्स है, हॉस्टल्स होते हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट में मतलब बढ़ोतरी दिखेगी? नहीं, हमने इस साई के साथ ही कोलैबोरेट किया। साई ने बहुत सारे सेंटर में से फुटबॉल को हटा दिया था, क्योंकि देखिए ये सारे जो डेवलपमेंट फंड है साई के और सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ACTC के तहत आती है। आप देखिए एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में एक खिलाड़ी को जितना इन्वेस्ट करते हैं, आपको एशियन गेम्स या ओलंपिक में एक मेडल आने की संभावना होती है। फुटबॉल में आपको उसी एक मेडल के लिए 30 लोगों के पीछे खर्चना होता है। फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है। मान लीजिए वही आप एक टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी में इन्वेस्ट करते हैं तो 30 मेडल की संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से साई को लगा था शायद कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट को ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि फुटबॉल जो हमारा एशियन गेम्स में मेडल नहीं ला रही थी और ओलंपिक में मेडल नहीं ला रही थी, आपने पिछले 2 एशियन गेम्स में टीम भेजा नहीं था। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ साई के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना है। साई के सपोर्ट से ही खेलो इंडिया के माध्यम से हमने 90 लीग कराया भारत के भिन्न प्रांत में। खेलो इंडिया के नाम पे वुमेन फुटबॉल रहा। साई नेशनल टीम को सपोर्ट कर रही है, और डेफिनेटली आप साई के कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलता है। और जो प्राइवेट है, मान लीजिए जैसा कि क्लब भी है, क्लब भी प्राइवेट है। प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट यदि अपना यूथ डेवलपमेंट को बहुत अच्छा से करे, वो सिर्फ देश के लिए लाभ नहीं है, वो उनके लिए भी लाभ है। उनको एक सप्लाई लाइन ऑफ प्लेयर मिल जाता सीनियर टीम के। लेकिन ये सारी चीज तभी संभव है
जब AIFF के साथ सभी जुड़े हुए हैं। एक चीज़ है कि क्या जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे बजट में कमी या बढ़ोतरी मिलती है, मतलब जो साई से हमको बजट मिलता है उसमें कुछ इम्पैक्ट आता है उसका? देखिए, इंटरनेशनल में हमें तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन सरकार की पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी के अनुसार ही आपको साई दे पाएगी। और पॉलिसी जो है साई नहीं बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, फोर्स मिनिस्ट्री बनाती है। फोर्स मिनिस्ट्री के अनुसार जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार हमें जो मिलना चाहिए हमें मिलता है। हाँ, हम अपनी तरफ से कितना एफर्ट देते हैं उसको पाने के लिए, वो हम पे निर्भर करते हैं। इसके पहले शायद उतना एफर्ट नहीं होती थी, अब हमने अपनी तरफ से एफर्ट दिया है और हमने नियमित रूप से साई के साथ एक कोऑर्डिनेट करते हुए पॉलिसी के अनुसार जितना मिलना है वो पाने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ एक और चीज़ कही जाती है, कई बार जब बाहर की भी टीम्स आई है तो ग्राउंड्स को लेके बात कही जाती है, हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं है। लेकिन हाल ही में जैसे असम में एक ग्राउंड बन रहा है अभी बहुत अच्छा, तो ऐसे और भी जो अच्छे स्टेडियम्स हैं इनके लिए कैसे आप मतलब काम करने वाले आगे कि हम अच्छे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ पाए? देखिए, आपने दो दृष्टिकोण हो सकते हैं आप में। आप ग्लास में आधा पानी है आधा भरा है ऐसा कह सकते हैं। आज से 10 साल पहले आप फुटबॉल यदि देखे होंगे तो आप फुटबॉल ग्राउंड में एक चीज कॉमन देखिएगा, लगभग 95% ग्राउंड दोनों गोल पोस्ट के पास, गोल पोस्ट की जो 6 यार्ड्स में है मैदान में घास नहीं होती थी, ठीक है, और सेंट्रल सर्कल में घास नहीं होती थी। ये 95% ग्राउंड का यही छवि होता था और ये नॉर्मल था। कम से कम आज की तारीख में आप कोई भी फुटबॉल मैच होता है देखिएगा कि पूरा ग्राउंड हरा भरा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है उस दृष्टिकोण से देखें। डेवलपमेंट करने की कोई सीमा नहीं है। आप ह्यूमन के चाह होता है कि आसमान को छुए, आसमान को छूने के लिए जमीन से आप कितना ऊपर कूद पाए वो आपको नापना होगा। मुझे लगता है कि आज की तारीख में 18 चैंपियनशिप हुआ है पिछले 12 महीनों में, बॉयज, गर्ल्स, मेंस, वीमेंस, सीनियर, जूनियर्स, अंडर 13 से लेकर के सीनियर तक 18 चैंपियनशिप हुआ है। मैंने कहा कि AIFF मीडिया हाउस को इस विषय को सोशल मीडिया में रखें ताकि फैन को भी जानकारी हो। हाल की जो लास्ट चैंपियनशिप हुआ, अंडर 20 चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ में जो हुआ, 572 खिलाड़ी खेले, 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज खेला, 46 डेज तक टूर्नामेंट चला, 55 मैचेस हुए। मैं समझता हूँ कि और ये सारे 18 का जो हिसाब आपको आएगा, आप समझ पाएंगे कि किस संख्या बल, जो कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स फुटबॉल के साथ जुड़े हैं, और मुझे पूरा लगता है कि इसका लाभ कुछ सालों के बाद दिखेगा। बाहर की टीम्स को हम देखते हैं, जापान को या वियतनाम को, इनकी यूथ टीम्स जो होती है वो कुछ वक्त पहले बन जाती है और ट्रेनिंग, प्रिपरेशन सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी जैसे कि टीम्स जो है बहुत पहले फॉर्म नहीं करते हैं, बहुत मतलब लेट हो जाता है, प्रिपरेशन सही नहीं हो पाती, एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो उसका रिजल्ट फिर कुछ आता नहीं अच्छा। तो इसको और बेटर कैसे किया जाएगा आगे? ये भी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एशियन गेम्स अंडर 23 है और अंडर 23 हमारा कोई स्क्वाड नहीं है आज की तारीख में। आपने पिछले 2 एशियन गेम्स गया नहीं, आपको जाने की मौका नहीं मिला, तो फुटबॉल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा था एशियन गेम्स में। इस बार हमने आकर के कड़ी मेहनत किया और मैं उस समय भी धन्यवाद दिया था, अभी भी धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, जिनके कारण फुटबॉल को एशियन गेम्स जाने का मौका मिला। आप टीम कैसा सिलेक्ट किया? इधर उधर से जो अंडर 23 के एज के बच्चे हैं उनको आपने जुगाड़ करके भेज दिया। लेकिन एशियन गेम्स होगा ये बात आपको 4 साल पहले ही मालूम था, आपने क्यों उसकी प्रिपरेशन नहीं लिया? एशियन गेम्स अंडर 23 है, 3 खिलाड़ी छोड़ करके, ये भी आपको मालूम था, आपने क्यों नहीं प्लान करा? अभी हमने अंडर 20 चैंपियनशिप क्यों किया? आपके अंडर 17 चैंपियनशिप के बाद सीधा आप सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी खेलते हो, तो अंडर 23 बच्चे आपको मिलेगा का? तो अंडर 20 जो चैंपियनशिप बना, पहला साल और दूसरा साल, यदि 2 चैंपियनशिप में ये 32 जो 550 खिलाड़ी 32 टीम से आई है,
तो 550 1100 खिलाड़ी को आप देखने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको एक अंडर 23 नेशनल स्क्वाड बनाने के लिए 2 साल अंडर 20 चैंपियनशिप यदि आप कराते हो, फॉलो करते हो, तो 1100 खिलाड़ी का पूल बनता है। वहां से आपका अंडर 23 टीम बन सकती है और आप 4 साल से एक प्लानिंग कर सकते हो कि हम 2026 की एशियन गेम्स खेलने जाएंगे। इसके लिए आपने किसी ने नहीं रोका था आपको करने के लिए, और आपको बहुत सारे संसाधन चाहिए, ऐसा भी नहीं है, खाली आपकी सोच नहीं थी, आप चाहते नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि इस सोच के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे कल्पना ला गई है, बहुत सारे सोच ला गई है, जिसके कारण फुटबॉल अभी अंडर 20 के बच्चे आज मिला है, 20 बच्चे को हमारे जो स्काउट है सिलेक्ट किया है 572 बच्चों में से। लेकिन आप उसको कहाँ फिट करोगे? ये जो आज खेला है, कल उसके पास कौन सा टूर्नामेंट है? क्या इस बच्चे को स्टेट लीग में मौका मिल सकता, आई लीग में मौका मिल सकता, आईएसएल में मिल सकता? क्या वो रिजर्व बेंच पे बैठेगा? बिना मैच प्रैक्टिस के आप किस तरह से उसको 1 साल नर्चर करोगे? तो बहुत सारे कठिनाइयां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप वहां नहीं हो, जब तक पानी में नहीं उतरे हो, गहराई मालूम नहीं है। ऊपर से बोल सकते हो भाई कूद जा तैर ले, लेकिन आपको उतरना है पानी में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कठिनाइयां हैं, उसको करना पड़ेगा, और करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एआईएफएफ नहीं कर सकते। इसको बहुत सारे स्टेक होल्डर की सपोर्ट चाहिए, क्लब ओनर्स की सपोर्ट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, छोटे एनजीओस की सपोर्ट चाहिए, छोटे क्लब्स की सपोर्ट चाहिए। तो सब लोग यदि सब मिलकर के यदि भारत का नेशनल टीम बनता है और भारत के नेशनल टीम को यदि मेडल मिलता है, तो भारतीय होने के नाते आपको जितना गौरव है, मेरे को भी उतना गौरव है, सभी को उतनी खुशी है। तो क्यों ना हम सभी अपना जोर लगा के इसको कोशिश करें। और अंत में कल्याण जी, अगर आप फैंस से कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप फैंस को थोड़ा प्रेरित करें, मोटिवेट करें इंडियन फुटबॉल को देखने के लिए और समझने के लिए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि देखिए, इसके मैं एकदम शुरू में जब मैं नया प्रेसिडेंट बना था और केरला में ओपनिंग मैच था आईएसएल की, और मुझे पूछा गया था कि फैन को आप किस दृष्टि से देखते हो, तो मैंने कहा था कि फैन जो है एक सब्जी में या खाने में नमक की तरह है। नमक बिना जैसा खाना का स्वाद नहीं बनता, फैन के बिना कोई भी खेल नहीं हो सकता। लेकिन फैन की दृष्टि से एक चीज को देखना है, खेल को देखना है, और एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिस बेयरर की दृष्टि से देखना, दोनों में अंतर है। एक चीज समझना है हमें कि हम सभी चाहते हैं, सिक्के की इस पहलू और उस पहलू जो भी है, सभी चाहते हैं कि भारत का फुटबॉल आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, और फुटबॉल के कारण भारत के गौरव वृद्धि हो। और इसमें हम सब ओवरनाइट कोई भी सक्सेस नहीं आता। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कोई भी शॉर्टकट रास्ते से आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मेहनत की जा रही है और व्यवस्थित तरीके से मेहनत की जा रही है। जो मेथड, जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग फॉलो करना चाहिए वो की जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ आज आप एक बीज लगाते हो जमीन पे, एक छोटा पौधे लगाते हो, कल ही फल नहीं मिलता, फल मिलने के लिए समय लगता है। मुझे लगता है कि आज से 8-10 साल बाद आज की जो काम है उसकी आकलन हो पाएगी और इतिहास याद रखेगा कि फुटबॉल में किस तरह से बदलाव लाया गया है। और क्योंकि मैंने मेरे कार्यकाल में 26 ऐसे प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में गया, जिसमें से 5 या 6 प्रदेश छोड़ करके कहीं भी कोई भी प्रेसिडेंट इससे पहले नहीं गया। तो फुटबॉल की जमीनी स्थिति क्या है, हालत क्या है, वहाँ क्या सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है फुटबॉल को बढ़ाने के लिए, उस विषय की मेरा आंखों देखी अनुभव है। और जो चीज़ आंखों देखी अनुभव है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। मेरा कोई भी नॉलेज गूगल से कॉपी पेस्ट वाली नॉलेज नहीं है। मेरी नॉलेज जो है अपने जीवन से और अपने अनुभव से है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फुटबॉल जो है बहुत अच्छा करेगा, अच्छा करने की संभावना है, लेकिन उसकी फल ओवरनाइट नहीं दिखेगा। जी, तो धन्यवाद कल्याण जी, आपने आपको वक्त दिया और आई एम श्योर कि फैंस के सारे जितने भी सवाल थे सब क्लियर हुए होंगे। और एक जो इमेज है कि
AIFF के प्रेसिडेंट है बोलते नहीं है आगे आकर, मतलब कि पब्लिकली ज़्यादा, तो वो भी थोड़ी सी अभी क्लियर हुई होगी फैंस में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी फैंस की तरफ से। मैं ये कहूँगा कि मैं कथनी और करनी में से करनी में विश्वास रखता हूँ, और खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करती है, तो इसलिए मैं बोलता कम हूँ और करता ज़्यादा। मुझे लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, एक टीम एफर्ट के साथ जो काम करना चाह रहे हैं फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए, आने वाले 8-10 साल में समझ में आएगा इसकी बदलाव क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है। आज की तारीख में आप ओवरनाइट कोई भी डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं। आज यदि आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसको पेड़ बन के फल देने में भी समय लगता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ और ये चाहता भी हूँ, यदि मेरा काम बोले, आने वाले समय में लोग तब बोलेंगे, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण।